मदद मांगने पहुंच गए। आयुष उनकी मदद करने के लिए उनके साथ चलने को राजी भी हो गया। अब आगे सुनिए। आयुष को गांव में आया देख ललिता गुस्से से लाल हो गई। 18 साल पहले जब आयुष पैदा हुआ था, तब आयुष के माता पिता के साथ 8 लोगों की और मृत्यु हुई थी। उनमें से एक ललिता का पति भी था। ललिता उन लोगों में से थी जो आयुष को अशुभ मानती थी। ललिता फौरन अपने घर से निकलकर गांव वालों को इकट्ठा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ ढलती हुई शाम में आयुष ने जैसे ही गांव की दहलीज पर कदम रखा, तो अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। आयुष अब तक समझ चुका था कि आज जो इस गांव में होने वाला है, वो बहुत ही खौफनाक होगा। काश उसके दादाजी जिंदा होते। उन्होंने अपने जीते जी कई खूंखार पिशाचों का सामना कर उन्हें हराया था। पर ये पहली बार था जब खुद आयुष को किसी पिशाच का सामना करना था। मन में डर तो था, पर वो जानता था कि किसी भी हाल में वो दादाजी को किए अपने वादे को निभाएगा। जैसे ही आयुष सरपंच और बंसीलाल के साथ गांव के बीच में पहुंचा, तो अचानक से गांव वालों ने आयुष को घेर लिया। ललिता ने चीखते हुए कहा, सरपंच जी, जिस पनौती को हमने सालों तक गांव से बाहर रखा, आज इतने मनहूस दिन आप उसी को भीतर ले आए। वो जैसे ही आयुष की तरफ बढ़ी, तो अचानक से आसमान से एक उड़ती हुई चील ललिता की तरफ लपकी। इससे गांव वाले दंग रह गए। इससे पहले वो चील ललिता को नुकसान पहुंचाती, आयुष ने उस चील को अपनी तलवार से काट दिया। जैसे ही वो चील जमीन पर गिरी, तो गांव वाले दंग रह गए। ये सिर्फ एक चील की खाल थी। ये मंजर देखकर ललिता भी कांप उठी। आयुष ने गांव वालों की तरफ देखते हुए कहा, सूरज ढल चुका है। आज की रात इस गांव में जो तांडव होगा, उससे निपटने के लिए आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो मुझे इस गांव से बाहर भेजकर अपनी मौत को निमंत्रण दे, या फिर जान प्यारी है तो जो मैं कहता हूँ वो करें। बंसीलाल ने डर से कांपते हुए कहा, हम वही करेंगे जो तुम कहोगे आयुष। आयुष ने ललिता की तरफ घूर के देखा। ललिता भी जानती थी कि अब उसकी कोई नहीं सुनेगा। उसने भी हामी में अपना सिर हिलाया। आयुष ने चिल्लाते हुए गांव वालों को कहा, अपने अपने घर जाकर रोशनी जला दो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी आवाज आए, कोई भी चीखे या चिल्लाए, किसी भी हाल में घर से बाहर कदम नहीं रखना है। इससे पहले कि आयुष अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक से गांव की बिजली चली गई। हवाएं शांत हो गई। ये एक बड़ी अनहोनी की दस्तक थी। गांव वाले हैरान थे कि तभी आयुष ने चीखते हुए कहा, जल्दी जाओ, मोमबत्ती लालटेन जो मिले उसे जलाओ और अपने घर के बाहर टांग दो। दरवाजे पर कोई भी दस्तक हो, किसी भी कीमत पर सुबह होने से पहले बाहर मत आना। आयुष की चेतावनी सुन गांव वाले हक्का बक्का रह गए थे। वो किसी भी कीमत पर आज रात किसी पिशाच का शिकार नहीं बनना चाहते थे। बिना वक्त गवाए गांव वालों ने वही किया जो आयुष चाहता था। देखते ही देखते गांव में फिर से सन्नाटा पसर गया। आयुष गांव की संकरी सड़क पर अकेला खड़ा हुआ था, और तभी अचानक गांव के मुख्य दरवाजे से अजीबो-गरीब आवाजें आना शुरू हुई। ऐसी आवाजें जैसे कोई लक्कड़ भगा रो रहा हो। आयुष सतर्क हो गया। वो फौरन उस दिशा में भागा जहां से ये आवाजें आ रही थी। जैसे जैसे आयुष उस आवाज की तरफ बढ़ रहा था, वो अजीबोगरीब आवाज अब हर दिशा से गूंज रही थी, मानो जैसे उन आवाजों ने आयुष को घेर लिया हो। जैसे ही दौड़ते हुए आयुष गांव के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने देखा कि एक इंसान जमीन पर उल्टा लेटे हुए वो आवाजें निकाल रहा था। आयुष ने चीखते हुए कहा, मैंने कहा था सभी गांव वालों को घर से बाहर ना निकलने को। तुम मरना चाहते हो क्या? आयुष के चिल्लाते ही वो इंसान शांत हो गया। वो ना तो हिल रहा था और ना ही वो आयुष की किसी बात का जवाब दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खा रहा हो। आयुष हल्के कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही आयुष उसके पास पहुंचा, अचानक से वो इंसान उड़ता हुआ आसमान में गायब हो गया।
आयुष ने जमीन की तरफ देखा तो वहां चारों तरफ खून ही खून था और खून से लथपथ पड़ी थी एक बिल्ली की लाश, जिसके शरीर से पूरा खून चूसा हुआ था। उस बिल्ली के बदन पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे। आयुष समझ चुका था कि ये कोई पिशाच ही था। पर क्या ये दिव्या का ही पिशाच था? दिव्या को पिशाच में बदलते हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। इस वक्त वो खून की प्यासी होगी और वो जितना खून पिएगी उतनी ताकतवर होती जाएगी। फिर उसे हरा पाना आसान नहीं होगा। आयुष के पास वक्त कम था और तभी आयुष का नाम पुकारते हुए एक गांव वाला दौड़ता हुआ आयुष के पास आ रहा था। आयुष ने चीखते हुए उस गांव वाले से कहा, मैंने मना किया था ना घर से निकलने को, फिर क्यों अपनी जान खतरे में डाली तुमने? गांव वाले ने हाफते हुए कहा, आयुष, आयुष, वो दिव्या, वो दिव्या। दिव्या का नाम सुनते ही आयुष चौकन्ना हो गया। आयुष ने फुर्ती में पूछा, दिव्या, दिव्या कहाँ? क्या तुमने उसे कहीं देखा? गांव वाले के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, वो बंसीलाल जी के घर में दिव्या वहीं दिखी थी। आयुष के होश उड़ चुके थे। दिव्या अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए खुद अपने ही घर पहुंच चुकी थी। गांव के मुख्य दरवाजे से दिव्या का घर थोड़ी दूरी पर था। आयुष भी बिना वक्त गंवाए दिव्या के घर की तरफ भागने लगा। उधर दिव्या के घर में शोक का माहौल था। उसके पिता बंसीलाल अपनी पत्नी और बेटे को दिलासा दे रहे थे कि तभी पीछे वाले कमरे से अचानक तेज हवा अंदर आने लगी। बंसीलाल ने चौंकते हुए अपने बेटे से पूछा, विशाल, तूने खिड़की तो लगाई थी ना, फिर हवा कैसे आ रही है? विशाल ने फौरन कहा, मैं देख कर आता हूँ पिताजी। विशाल दिव्या का बड़ा भाई था। ये खिड़की दिव्या के कमरे की ही खुली थी। विशाल जैसे ही खिड़की को बंद करने गया, उसे महसूस हुआ जैसे कोई और भी कमरे में है। चांदनी रात में बड़ी सी परछाई विशाल के ऊपर हावी हो रही थी। विशाल ने हिम्मत करते हुए जैसे ही पलट कर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। विशाल जोर से चीखा, दिव्या, दिव्या। भागते हुए आयुष भी दिव्या के घर तक आ पहुंचा। दिव्या के घर से आ रही चीखें सुनते ही आयुष समझ चुका था कि दिव्या यही है। आयुष ने जैसे ही घर में घुसने की कोशिश की, दरवाजा अचानक से बंद हो गया। लाख कोशिशों के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। अंदर से बस लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। आयुष फुर्ती दिखाते हुए घर में घुसने का रास्ता ढूंढने लगा और तभी उसे वो खुली हुई खिड़की दिखाई दी। आयुष फौरन खिड़की से कूदकर अंदर दाखिल हो गया, पर अब घर के अंदर सन्नाटा था। आयुष को घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कि घर में कोई लाश घूम रही हो। आयुष ने अपने हाथ में चंद्रहास तलवार थाम ली और हल्के कदमों से वो कमरे से होता हुआ हॉल की तरफ बढ़ने लगा। घर के अंदर घनघोर अंधेरा था। आयुष अपनी जेब में लाइटर की तलाश कर रहा था, पर उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके आसपास ही है। आयुष लाइटर जलाने ही वाला था कि अचानक से किसी ने आयुष पर हमला किया। आयुष ने झुकते हुए खुद का बचाव किया और हाल में रखी टेबल के पीछे जाते ही आयुष ने लाइटर जला दिया। लाइटर की रोशनी में आयुष दिव्या का सामना करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, कई लोग आयुष को घेर कर खड़े हो गए। उनके हाथों में लठ थे। ये लोग कोई और नहीं बल्कि दिव्या के माता, पिता और भाई थे। आयुष ने चिल्लाते हुए कहा, मैं आयुष हूँ, यहाँ आपको बचाने आया हूँ और आप लोग मुझ पर ही हमला कर रहे हैं। थोड़ी रोशनी में आयुष का चेहरा देखने के बाद वो लोग रुक गए। दिव्या के भाई विशाल ने माफी मांगते हुए कहा, हमें लगा दिव्या है, वो आई थी इस घर में। आयुष ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुमने दिव्या को देखा? दिव्या का नाम सुनते ही विशाल के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, 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 देखा मैंने दिव्या को। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत बड़े और नुकीले थे। लग रहा था जैसे वो
जैसे वो दिव्या नहीं बल्कि कोई 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 शैतान है। उसने मुझ पर हमला किया, फिर अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गई। विशाल की बात सुनकर आयुष हैरान था। अगर दिव्या यहाँ आई थी तो फिर वो बिना किसी का खून पिए कैसे भाग गई? क्या दिव्या मुझसे बच रही है? और अगर वो यहाँ नहीं है तो जरूर गांव में किसी और के घर पर हमला करने गई होगी। आयुष ने विशाल को दरवाजा बंद कर घर में रोशनी करने को कहा, जिसके बाद वो फौरन घर से निकलकर गांव में गश्त पर निकल गया। कुछ दूर जाते ही आयुष को जोर से एक औरत के चीखने की आवाज आई। औरत बार बार चिल्ला रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। आयुष उस आवाज का पीछा करते हुए उस घर तक पहुंच गया था। ये घर किसी और का नहीं बल्कि बुजुर्ग विधवा कमला का था। उसके दरवाजे पर खून के निशान थे। आयुष समझ चुका था कि दिव्या ने कमला पर हमला कर दिया है। आयुष अपनी तलवार थामे घर के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे वो घर के भीतर घुसा, उसे अजीब सी आवाजें आने लगी। घर में घनघोर अंधेरा था। अंधेरे में आयुष के हाथ वो लालटेन लगा जो दरवाजे पर ही टंगा हुआ था। आयुष ने जैसे ही लालटेन जलाया, सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। अपने ठीक सामने उसने दिव्या को देखा, जो चमगादड़ों की तरह कमला के बदन से खून चूस रही थी। दिव्या के चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसके नोकीले नाखून और पैने दांतों पर भी खून के छींटे थे। आयुष को यकीन नहीं हो रहा था कि एक वक्त जिस लड़की को वो पसंद करता था, जो इतनी खूबसूरत थी कि हर किसी की नजरें उस पर टिक जाती थी, वो कैसे राक्षसों की तरह कमला के मरे हुए जिस्म को नोच रही थी। आयुष को देखते ही दिव्या अपने रौद्र रूप में आकर उसके सामने हवा में उड़ने लगी। पर आयुष ने दिव्या पर वार करने की जगह उसके सामने से अपनी तलवार हटा ली। आयुष ने दर्द भरी आवाज में कहा, दिव्या, तुम पिशाच नहीं हो, तुम खुद पर काबू कर सकती हो। पर आयुष की बात सुनने के बजाय दिव्या उसे हुंकारते हुए घूर रही थी। दिव्या के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसने फौरन ही आयुष पर हमला कर दिया। आयुष ने चंद्रहास तलवार का इस्तेमाल कर खुद को बचा तो लिया, पर वो उस तलवार का सहारा दिव्या को मारने के लिए नहीं कर रहा था। आयुष को अभी भी लगता था कि इस हैवान नुमा शरीर के अंदर दिव्या अभी भी जिंदा है। आयुष ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, दिव्या, मैं आयुष हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुमने हमेशा से दूसरों की मदद की है और आज तुम बेकसूर लोगों का खून पी रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा दिव्या, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें रोक सकता हूँ। और अचानक से दिव्या रुक गई। एक पल के लिए लगा जैसे दिव्या ने आयुष की पुकार सुन ली है, पर अगले ही पल दिव्या जोर से चीखी और उसकी आवाज की तीव्रता से सारे खिड़की दरवाजे टूट गए। आयुष भी उड़ता हुआ घर के बाहर जा गिरा। इससे पहले आयुष खुद को संभाल पाता, उसने देखा कि दिव्या अपने दांतों से कमला के जिस्म को दबोचे उड़ते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। भले ही आयुष एक समय दिव्या से प्रेम करता था, पर इस वक्त उसका कर्तव्य था गांव वालों की जान बचाना। और आयुष के दादाजी ने हमेशा उसे सिखाया था, मनुष्य का कर्तव्य किसी भी भावना से बड़ा होता है। मर जाना, पर अपने कर्तव्य से पीछे मत हटना। आखिर आयुष ने अपनी चंद्रहास तलवार को अपने हाथों में थाम ही लिया। गांव वालों की जान बचाने के लिए आयुष दिव्या के पिशाच को मारने के लिए तैयार था। बिना वक्त गंवाए आयुष दिव्या के पीछे जंगल की ओर भागा। दिव्या उड़ते हुए जंगल में गायब होने ही वाली थी कि आयुष ने अपने जेब से मरे हुए चील के नाखूनों को निकाला और दिव्या पर निशाना साधते हुए उन नाखूनों को दिव्या की तरफ फेंका। उन नाखूनों के वार ने दिव्या को इतनी तेज झटका दिया कि वो जमीन पर आ गिरी। कमला का जिस्म भी दिव्या के साथ ही गिर चुका था। दिव्या ने जैसे ही पलट कर देखा तो आयुष अपनी तलवार थामे दिव्या के सामने खड़ा था। चांदनी रात में उस तलवार की रोशनी ने दिव्या को और कमजोर कर दिया था।
आयुष ने नम आंखों से दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर देना दिव्या, मुझे तुम्हें मुक्ति देनी ही होगी। आयुष ने जैसे ही तलवार को दिव्या की तरफ घुमाया कि अचानक से जोर से हवाएं बहने लगी। ठंड इतनी कि पेड़ बर्फ से जमने लगे। आयुष को एहसास हो गया था कि यहाँ कोई और भी है। तभी आयुष की नजर दूर जंगल में एक भयानक परछाई पर पड़ी, जिसे देख आयुष दंग रह गया। आयुष हमेशा से जानता था कि दिव्या को पिशाच बनाने के पीछे किसी और का हाथ है। क्या यही है वो जो अत्यंत ताकतवर है, जिससे लड़ने के लिए दादाजी ने आयुष को 5 महीनों में 5 तत्वों पर महारत हासिल करने को कहा था। अब आयुष क्या करेगा? उसने तो एक भी तत्व में महारत हासिल नहीं की है। वो कैसे इतनी शक्तिशाली पिशाच का सामना करेगा? आयुष सोच ही रहा था कि वो परछाई आयुष की तरफ बढ़ने लगी। आयुष के हाथ जमने लगे। आयुष को इस डरावने जंगल में अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी। अब क्या होगा आयुष का? अपने प्यार को पिशाच के रूप में देख के क्या आयुष उससे लड़ पाएगा? दिव्या के पिशाच रूप का गला काट के आयुष गांव वालों को बचा पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अब तक आपने सुना कि गांव वालों को पिशाचों से बचाने के लिए आयुष का सामना उसकी दोस्त दिव्या से होता है, जो आयुष का प्यार थी, लेकिन अब किसी बड़े पिशाच के वश में थी। दिव्या का पीछा करते करते आयुष जंगल में आ जाता है। जैसे ही आयुष ने तलवार उठाई, तभी उसका सामना होता है एक भयानक और विशाल साए रूपी परछाई से। अब सुनिए आगे। जंगल में घनघोर अंधेरा और चारों तरफ साए साए की आवाजों के साथ तेज ठंडी हवाएं। मौसम इतना ठंडा हो गया कि आयुष के हाथ पांव जैसे जमने लगे थे। बढ़ती इन ठंडी हवाओं और अपने पास आते साए को देखकर एक बार को आयुष की रूह भी कांप गई। मानो आज तो जो खुद दूसरों की रक्षा करने आया है, वो यहाँ से खुद को कैसे बचा पाएगा? आयुष को आज अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगा कि कहीं कोई ऐसी बात या उपाय उसे दादाजी का याद आ जाए, जिससे कि वो इस संकट, इस बला से छुटकारा पा सके। जैसा कि दादाजी ने कहा था, तू कभी पीछे मत हटना। एक तू ही है जो सबको मौत के खौफनाक मंजर से बचा सकता है। लेकिन फिलहाल उससे ज्यादा जरूरी था कि इन हालात में आयुष अपने आप को इस भयानक पिशाच से कैसे बचाए। आयुष के जहन में ये सवाल बार बार आ रहे थे, लेकिन नहीं आ रहा था तो वो था इनका कोई उत्तर या समाधान। उसके हाथ में तो बस दादाजी द्वारा दी हुई एक शक्तिशाली तलवार थी। जिंदगी और मौत की इस घड़ी में वो कोई हल ढूंढ पाता, इससे पहले वो पिशाच धीरे धीरे आयुष की ओर बढ़ रहा था। उसे पिशाच के रूप में सिर्फ उसकी एक बड़ी परछाई नजर आ रही थी। देखते ही देखते वो पिशाच आयुष के सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो आयुष पर हमला करता, एकाएक आयुष ने दादाजी द्वारा दी हुई तलवार को अपने चारों ओर घुमाया। तलवार इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि इस घनी अंधियारी रात में उस तलवार से इतनी रोशनी हो गई कि फिर जो आयुष ने देखा, उसके बाद वो दंग सा रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि दिव्या ने ही उस पिशाच के रूप में एक बुजुर्ग विधवा औरत को पकड़ा हुआ है। उस विधवा बुजुर्ग को बचाने के लिए आयुष ने दिव्या से लड़ाई की और उसे समझाने की कोशिश भी की। आयुष ने कहा, दिव्या, दिव्या, तुम सुन रही हो ना? तुम बुरी नहीं हो, तुम गलत नहीं हो। तुमसे ये काम कोई पिशाच करवा रहा है। तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसा मत करो और इस औरत को छोड़ दो। एक पल को आयुष को लगा कि दिव्या उसकी बात सुन रही है और शायद वो उसकी बात मान भी जाएगी।
लेकिन फिर जो आयुष ने देखा वो उसकी सोच से बिल्कुल ही विपरीत था। दिव्या ने अपनी गर्दन उठाई और उस बुजुर्ग विधवा औरत को अपने साथ लेकर जाने लगी। ये देखकर आयुष को समझ आ गया कि दिव्या ने उसकी किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है और ना ही कोई बात सुनी है। उसे एहसास हो गया था कि वो उसकी कोई बात नहीं मानेगी। आयुष उसके पीछे उस बुजुर्ग विधवा को बचाने के लिए गया। अपनी तरफ आयुष को आता देखकर दिव्या एकदम से आक्रांतित हो गई और गुस्से के मारे उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसके बाल हवा में सीधे खड़े हो गए और उसने सीधा आयुष पर हमला कर दिया। आयुष ने जवाबी कार्रवाई में दिव्या पर कोई हमला नहीं किया, क्योंकि जब भी वो उस पर हमले का सोचता, उसके सामने वही प्यारा सा मासूम सा खूबसूरत चेहरा आ जाता जिस पर वो कल तक फिदा था, जिससे वो आज भी प्रेम करता था। लेकिन आज जो परिस्थितियां उसके सामने बन गई थी, उनमें से उसे चुनना था अपना फर्ज या दिव्या। आखिर कैसे आयुष अब अपना फर्ज पूरा करते हुए दिव्या को बचाएगा? ये सवाल अब बहुत अहम हो चुका था। इससे पहले कि दिव्या और आगे बढ़ती, आयुष ने बिना सोचे समझे दिव्या पर अपनी ताकतवर तलवार से हमला कर दिया। उसने मुड़कर जोर से आयुष पर वार किया। हालांकि उसके इस हमले से आयुष ने खुद को बचा लिया, लेकिन आमने सामने एक पिशाच और आयुष में ये मुकाबला चलता रहा। दिव्या शक्तिशाली तो हो गई थी, लेकिन अभी भी वो आयुष के सामने टिक नहीं पा रही थी। आयुष और दिव्या के अंदर घुसे पिशाच में ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये लड़ाई बराबरी की थी। आयुष पूरी कोशिश कर रहा था उसे अपने वश में करने की, लेकिन इससे पहले वो उसे वश में कर पाता, उसकी शक्ति क्षीण होती दिखने लगी। तभी आयुष को खाल निकले कुत्ते और बिल्ली की लाशों ने रोक दिया और अब दिव्या वहां से भाग चुकी थी। दिव्या के पिशाच का पीछा करते करते उसे ढूंढते ढूंढते अब सुबह हो गई थी। अब दिव्या और उसके साथ जो बुजुर्ग विधवा थी, दोनों गायब हो गए थे। अगले दिन गांव वाले इस बात से बड़े खुश थे कि कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित है और पिशाच किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन इस बात से गांव वाले बिल्कुल अनजान थे कि कल की रात आयुष ने कैसे गश्त करते हुए पूरे गांव को संभाला और खाल निकाले कुत्ते बिल्ली की लाशों का खून बहते देखा। अभी तक गांव वालों को ये भी नहीं पता था कि वो बूढ़ी औरत कमला को दिव्या का पिशाच अपने साथ ले गया है। आयुष ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो सबके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जो चेहरे अभी कुछ देर पहले खुशी से चमक रहे थे, अब सभी पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। सब हैरान थे कि बूढ़ी औरत कमला को पिशाच अपने साथ ले गया। तभी एक आदमी भागते भागते आया और हांफते हांफते हुए कहने लगा, वो अरे वो उस बूढ़ी औरत की खाल निकली लाश पेड़ पर लटकी है। ये बात सुनकर गांव वालों के साथ साथ आयुष भी हैरान रह गया। हालांकि वो जानता था कि अगर पिशाच उसे अपने साथ लेकर गया है तो उसका बचना मुमकिन तो नहीं है, और साथ ही वो ये भी जानता था कि पिशाच के हाथ आए आदमी का हश्र क्या होता है। जब सब उस आदमी के साथ वहां गए जिस पेड़ पर उस विधवा बुजुर्ग की लाश थी, तभी उस लाश को देखकर उनमें से किसी एक व्यक्ति ने कहा कि ये कमला काकी की लाश नहीं है और चेहरा भी ठीक से पहचानने में नहीं आ रहा है। ललिता ने गांव वालों को बताया कि ये कमला की लाश नहीं हो सकती। कमला तो अभी 4 दिन पहले ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। फिर ये कैसे हो सकता है? ये यहाँ कैसे आ सकती है? आयुष ने सरपंच से कहा कि इस लाश को पेड़ से उतारने का इंतजाम कीजिए। पास से देखने में ही इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन आयुष की बात सुनते ही डर के कारण सबके कदम पीछे हट गए।
सरपंच ने आयुष के सामने हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि बेटा, तू ही इस लाश को नीचे उतार ले। बेटा, ये शब्द आयुष ने सिर्फ अपने दादाजी से सुना था। गांव के लोग तो उसे मनहूस, पनौती और ना जाने किस किस गंदे नाम से पुकारते थे। सरपंच की बात सुन के आयुष उस बूढ़ी औरत की लाश को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ा और एक तेज धार वाले चाकू से वो रस्सी काट दी जिस पर ये लाश लटकी हुई थी। बूढ़ी औरत की लाश धम से जमीन पर आ गिरी और जब ललिता ने डरते डरते नजदीक से उस औरत को देखा और अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद ये लाश कमला की हो सकती है, लेकिन मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस औरत को गांव से गए 4 दिन हो गए, आज अचानक यहाँ उसकी लाश। क्या है ये कैसे संभव हो सकता है? अब आयुष बहुत हैरान था इस बात को लेकर कि 4 दिन पहले तो भूस्खलन हुआ था और इसी कारण से तो दिव्या मरी थी। फिर ये बूढ़ी औरत उस रास्ते से कैसे जा सकती है? एक एक करके आयुष सारी बातें और इन हमलों के पीछे के कारण और कड़ियों के बारे में सोचने लगा। क्या वाकई वो बूढ़ी औरत कमला उस रास्ते से कहीं गई थी? और अगर गई थी तो कल रात वो औरत कौन थी जिसे बचाने के लिए वो दिव्या से लड़ा था? तभी उसके दिमाग में विचार आया कि इस कड़ी को सुलझाने के लिए उसे उसी रास्ते पर जाना चाहिए और उसने निश्चय किया कि वो वहां जाएगा जिस रास्ते से वो औरत गई थी। जब आयुष उस रास्ते पर उस जगह जाकर देखता है तो उसे एक नई बात पता चलती है जो उसके दिमाग में और कई नए सवाल खड़े कर देती है। उस जगह जाने पर आयुष को पता चलता है कि वहां तो कोई भूस्खलन नहीं आया था और कोई चट्टान नहीं खिसकी थी। आयुष सोचता है, जब यहाँ 4 दिन पहले किसी चट्टान के खिसकने जैसा कुछ हुआ ही नहीं तो इसका मतलब दिव्या भी किसी दुर्घटना से नहीं मरी है, उसे मारा गया है और उसे पिशाच बना दिया गया है। इन्हीं सवालों को सोचते हुए आयुष खुद ही खुद को जवाब दे रहा था। तभी एक और सवाल उसके सामने आ खड़ा हुआ, पर वो बूढ़ी औरत उस विधवा को क्यों मारा गया होगा? क्या ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं? अपने ही सवालों की अबूझ पहेलियों में उलझे आयुष को अपने दादा आचार्य वशिष्ठ की कही हुई एक बात याद आई। उसके दादाजी ने कहा था, बेटा, तुझे मारने की बहुत सी साजिशें होंगी और कई तरह की कोशिशें भी होंगी, लेकिन इस सब से तुझे सचेत रहकर साहस के साथ लड़ते हुए खुद को बचाना है, खुद को जिंदा रखना होगा। अब उसे ये समझ आ रहा था कि ये सब कोशिशें उसे मारने के लिए रची जा रही है। अब इन सब घटित घटनाओं के साथ निष्कर्ष पर पहुंचते हुए आयुष को ये पता लगाना था कि आज से कुछ दिनों पहले जब दिव्या अपने घर वालों के साथ थी तो क्या क्या हुआ था। कोई ऐसी बात जो असाधारण थी या फिर ऐसी कोई अजीब घटना, क्योंकि इन सब बातों की तह तक पहुंचने के बाद ही आयुष किसी निष्कर्ष तक जा सकता था। इन सब बातों को जानने और दिव्या की मौत से जुड़े सवाल जो उसके मन में आ रहे थे, उन्हें जानने के लिए वो दिव्या के पापा के पास उनके घर पहुंचा। दिव्या के पापा के पास आने और उनसे बातचीत करने के बाद उसे एक बात पता चली कि कुछ दिनों पहले ही एक ज्योतिष ने दिव्या की कुंडली बनाई थी और उन्हें ये भी कहा था कि सब अच्छा है। ऐसी कुंडली उसने आज तक नहीं देखी। लाखों में कोई एक ही इंसान की होती है ऐसी कुंडली। तो फिर सवाल ये उठता है, जब सब अच्छा था तो ये क्यों हुआ? ऐसा सुनकर आयुष ने दिव्या के पापा से पूछा, अच्छा तो वो ज्योतिषी जिसने दिव्या की कुंडली बनाई थी, उसके पास आप खुद गए थे कि वो यहाँ आया था? दिव्या के पापा ने कहा, वो आया था मेरे पास, और जब उन्होंने दिव्या की जन्म की तारीख और समय बताया था, आयुष हैरान था। आयुष ने दादाजी की सिखाई विद्या से
दिव्या की पूरी कुंडली बना डाली और कुंडली में ग्रह नक्षत्र की दिशा देख के आयुष को यकीन ही नहीं हुआ। आखिर दिव्या की कुंडली में ऐसा क्या खास था? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर